नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं, पूजा सचदेवा। कहते हैं कि चुनौतियां जब तक सामने ना आए तब तक खुद को भांपने का मौका नहीं मिलता, और इसीलिए कहते हैं कि चुनौतियों का होना बेहद जरूरी है। लेकिन समझिए कि क्या ये बात अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खरी उतरती है? इस पर कह पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कुछ ज्यादा ही बड़ी चुनौतियां हैं। जिस भी क्षेत्र की तरफ देखो उधर चुनौतियां सामने खड़ी हैं, और इससे उभर पाने की उम्मीद 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से है। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये कह चुकी हैं कि ये बजट ऐसा होगा जो पिछले 100 सालों में भी नहीं आया होगा, यानी कुछ खास रहेगा इस बात का बजट। लेकिन निर्मला सीतारमण की इस बात में कितना दम है, बड़ा मुद्दा में आज हम इसी पे करेंगे बात। देखिए, कोरोना काल में सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ा है तो वो है देश की अर्थव्यवस्था। कई लोग बेरोजगार हुए, कई लोगों के कामकाज ठप हो गए। लेकिन आज से शुरू हुए इस बजट सत्र से लोगों को उम्मीदें भी हैं और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के बेहतर होने की आस भी। बजट सत्र 2 भागों में होगा, जिसमें पहला सत्र 15 फरवरी तक चलेगा। दूसरे दौर में जो सत्र होगा वो 8 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक चलेगा। सबसे पहले आपको आज का अपडेट दे देते हैं। आज से जो सत्र की शुरुआत हुई है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई थी। कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दल ऐसे थे जिन्होंने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया था। बजट सत्र के पहले दिन भारी हंगामे के बीच आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट सदन पटल पर पेश की गई। इसमें अगले वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक सेहत सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2021-22 में देश की वास्तविक आर्थिक दर 11% रहने का भी अनुमान जताया गया है। पिछले साल की अगर बात करें तो इनकम टैक्स में कई बड़े बदलाव किए गए थे। 2 तरह की टैक्स व्यवस्था पिछली बार की गई थी। सबसे पहले हम आपको वो दिखा देते हैं क्या वो 2 तरह की टैक्स व्यवस्था थी जो की गई थी ग्राफिक्स के जरिए। देखिए इनकम टैक्स में क्या क्या बदला था। तो देखिए 2.5 लाख रुपए तक शून्य दर रखी गई थी इनकम टैक्स की, और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से फिर 7.5 लाख तक 10% नई दर थी, 20% पुरानी दर थी, 7.5 से 10 लाख तक 15% नई दर थी, 20% पुरानी दर थी। 10 लाख से जो 12.5 लाख तक की जिनकी वार्षिक आय है उनके लिए देखिए 20% नई दर और साथ ही साथ 30% पुरानी दर। क्या कुछ बदलाव इसमें किया गया था पिछले साल, उससे आपको रूबरू कराया। जिनकी 15 लाख से ज्यादा की इनकम है उन्हें 30% इनकम टैक्स का भुगतान करना था नई दरों के मुताबिक, और पुरानी दर के मुताबिक भी इसका जो था वो 30% ही था। अब सबसे पहले आप बजट टर्म्स को समझिए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बजट को समझना चाहते हैं, 1 फरवरी को कई आप ऐसे टर्म्स देखेंगे। फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक क्या होता है? बजट की घोषणाओं के बाद उसे लागू करने तक की प्रक्रिया बहुत बड़ी होती है। यूनियन बजट को पेश करने के तुरंत बाद जो बिल पास किया जाता है, देखिए समझिए, यूनियन बजट को पेश करने के तुरंत बाद जो बिल पास किया जाता है उसे वित्त विधेयक या फिर फाइनेंस बिल कहते हैं। तो देखिए विधेयक में सरकार अपनी आय के तमाम स्रोतों का जिक्र यहां पर करती है और उसको दिखाती है। यह होता है फाइनेंस बिल। कुछ टर्म्स बजट की ऐसी हैं जो समझना हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन क्या होता है, या फिर महंगाई दर। बजट के दौरान इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई शब्द का जिक्र आपने बार बार सुना होगा। महंगाई दर बढ़ने का सीधा सा मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि करेंसी की वैल्यू गिर रही है, जिससे खरीदने की जो क्षमता होती है वो घट जाती है। अगर करेंसी की वैल्यू गिरेगी तो खरीदने की क्षमता घटेगी। खरीदने की क्षमता घटने का मतलब है कि मांग में कमी होना। अब इस डिमांड को बूस्ट करने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इन्फ्लेशन या महंगाई दर, सरकार किस तरह से खर्च करेगी, और टैक्स सिस्टम क्या होगा, ये पूरा उसका ब्लूप्रिंट होता है। सरकार फिस्कल पॉलिसी तैयार करती है और रिजर्व बैंक मॉनिटरी पॉलिसी तैयार करता है। इस पॉलिसी के तहत सरकार महंगाई दर, बेरोजगारी दर और मौद्रिक नीति को लेकर के फैसला करती है। अगले टर्म समझिए, इन्फ्लेशन या महंगाई दर। अब ये सरकार के जो खर्चे हैं या फिर जो महंगाई है उसके बीच का एक अंतर होता है। अगर खर्चे सरकार की कमाई से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर यह स्थिति आती है। इसे फिस्कल डेफिसिट या फिर राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है,
इसे फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। हालांकि इन्फ्लेशन के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि महंगाई दर किस तरीके से बढ़ता है जब डिमांड कम होने लगती है, करेंसी की वैल्यू घटने लगती है। अब फिस्कल सरप्लस ये जो चीज है, ये ऐसी नौबत बहुत कम ही आती है, लेकिन जब सरकार की के पास जो स्रोत हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, खर्चा कम होता है, तब इस तरीके की जो है चुनौती सरकार के सामने होती है। राजकोषीय मुनाफा इसको कहा जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। अब राष्ट्रपति ने आज जो अभिभाषण दिया उसमें तमाम बातों का जिक्र किया था कि चुनौती कितनी बड़ी क्यों ना हो, भारत उससे लड़ेगा, भारत की महानता परम सत्य है। इन तमाम बातों का जिक्र आज के अभिभाषण के साथ जो शुरुआत हुई थी बजट सत्र के, उन तमाम बातों का जिक्र उसमें हुआ था। महामारी में किस तरीके से देशवासियों ने अपना साथ दिया है, कोरोना टीकाकरण अभियान किस तरीके से देश में चला है, गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है, इस बात का जिक्र राष्ट्रपति की तरफ से अपने अभिभाषण के दौरान किया गया। 24,000 अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना पर भी राष्ट्रपति का फोकस रहा। एमएसपी पर किसानों से रिकॉर्ड खरीद हो रही है। 7,000 केंद्रों से गरीबों को सस्ती दवा दे रहे हैं। इन तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में। आज देश में 562 मेडिकल कॉलेजेस हैं, इस बात का भी जिक्र किया। अब आपने तमाम चीजों को समझा, बजट में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है जो आप बजट में भी देखेंगे 1 फरवरी को जो बजट पेश होगा। इसलिए हमने आपको तमाम चीजें आसान भाषा में समझाई ताकि आप समझ पाएं कि क्या कुछ रहता है जब हम बजट पढ़ते हैं या बजट पेश किया जाता है, क्या चीजें आम लोगों को समझ में आनी चाहिए। अगर इसको साधारण सी भाषा में समझे तो क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, इस पर जो है हम ध्यान रखते हैं बजट के दौरान। इनकम टैक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि सरकार उसको कम करती है, उसमें कुछ बदलाव लेकर के आती है या नहीं आती है, क्योंकि एक मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स बजट में कितना रहता है ये बहुत बड़ी एक चुनौती रहती है सरकार के लिए भी, और आम आदमी भी इसे जानना चाहते हैं। अब देखिए, खबर फास्ट की टीम पहुंची, अलग अलग प्रदेशों में लोगों से बात करने की कोशिश की कि व्यापारी जो तबका है या जो आम लोग हैं वो क्या चाहते हैं इस बार के बजट से। एक बार आप सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा, उसके बाद मैं आपको तमाम पैनलिस्ट के पास लेकर चलूंगी। कुशल जेठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की उम्मीदें लगाए वो बैठे हैं। जी कुशल जी। हमारे को बड़ी भारी उम्मीद है सरकार से, क्योंकि पिछला 1 साल हो गया जो लॉकडाउन के कारण हमारा तबाह हो गया, हमारे कारोबार ख़त्म ही हो गए, लेकिन इसका अब उभरने में भी समय लगेगा। अब ये नहीं कि जैसे अनलॉक में अब खुलने शुरू हो गए तो हम एकदम ही कारोबार बढ़ गया, इसको भी टाइम लगेगा। लेकिन जो पिछला हमारा बैकलॉग है उसको पूरा करने के लिए सरकार से हम ये मदद चाहते हैं कि कुछ हमारे को जीएसटी में रिलैक्सेशन दी जाए, और हम चाहते हैं कि जैसे जीएसटी के स्लैब 3 स्लैब हैं, 4 स्लैब हैं, उसको एक बीच में लाके एक स्लैब किया जाए ताकि ये भी हमारी एक परेशानियाँ दूर हो सकें। और दूसरा देखो ना, हमने दुकानें हमारी बंद रही, हमने बिजली के बिल भी दिए, हमने कर्मचारियों को बंद दुकानों में भी तनख्वाहें दी हमने, लेकिन हमारे को सरकार से कुछ रिलीफ नहीं मिला। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जैसे सरकार बाकी वर्गों के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, किसान वर्ग के लिए और हर एक वर्ग के लिए, कर्मचारी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ सोचती है, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेती है सरकार उनके लिए, लेकिन हमारे बारे में कभी सोचती नहीं। एक और व्यापारी हमारे साथ जुड़े हैं। जी, आप किस तरह देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, पिछला साल सारा इस कोरोना काल में गुजरा है, जिसमें व्यापारी वर्ग ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। व्यापारी वर्ग क्या, हर एक कम्युनिटी ने सफ़र किया है। और अब थोड़ा सा मार्केट ओपन हुई है, लेकिन ओपन होने के साथ साथ एकदम से तो क्लाइंटेज और कस्टमर नहीं बढ़ रहा। तो हमारी आशा ये है कि सरकार इस बजट में व्यापारियों के लिए कुछ विशेष राहत लेके आए। अब उम्मीद करते हैं भी आगे जो हमारी खाद वगैरह कोई स्प्रे दवाई है उसके लिए क्या सरकार देती है। आगे भी चलो बजट ठीक रहा है, अब सरकार पर निर्भर करती है, सरकार पर जो है उन पर बात है। हम ये चाहते हैं, पूरा साल कोरोना की वजह से हमारा ख़राब गया है, दुकानें भी परमानेंट सही नहीं खुली। अब हम ये चाहते हैं जो बजट पास हो ना, वो व्यापारियों के लिए बहुत बड़े फ़ायदे का हो, ताकि व्यापारियों को भी लाभ मिले। इस बीजेपी के राज में व्यापारियों के लिए कोई सहूलियत नहीं मिली। अब हमें बड़ी उम्मीद है भाई, इससे कोई ना कोई सहूलियत ज़रूर मिल सकती है इस बजट से। सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार आने वाले बजट जो है उसमें व्यापारियों के लिए राहत देगी, क्योंकि अभी हम कोरोना से अभी उभरे हैं, तो सरकार को चाहिए कि व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा कदम उठाए। देखो, जब ये लॉकडाउन हुआ है या जब कोरोना महामारी आई थी, उसमें धीरे धीरे सब काम शुरू हो गए, फैक्ट्रियां भी शुरू हो गई, सब कुछ धीरे धीरे शुरू हो गया। लेकिन सबसे लास्ट में स्कूलों की बारी आई खुलने की। वो अभी तक भी जो है एक एक चरणबद्ध तरीके से खोल रहे हैं, लेकिन अभी पूरे तरह से अभी भी नहीं खुला है स्कूल।
तो जब स्कूल, तो आपको मालूम है जो प्राइवेट स्कूल है वो बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर ही सारा उनका दारोमदार होता है। तो जब बच्चे ही पूरे नहीं आ रहे, स्ट्रेंथ पूरी नहीं आ रही, तो बजट तो स्कूल का बिगड़ा ही हुआ है। और जब तक अब नया सेशन नहीं आता और सरकार स्कूलों के लिए अच्छी नीति नहीं बनाएगी तो हम ये मानेंगे कि बजट तो बिगड़ा ही रहेगा। तो देखिए क्या कुछ उम्मीदें रही हैं लोगों को इस बार के बजट से कि लोग चाहते हैं कि सरकार व्यापारी वर्ग के लिए कुछ करे, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत ज्यादा घाटा कहीं ना कहीं उनको सामना करना पड़ा है। 4 पैनलिस्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। प्रवक्ता हैं बीजेपी के प्रदीप भटनागर जी, चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आर.के. आर्य जी अर्थशास्त्री हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं, आदर्श कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप जी आपका रुख करूंगी। 2020 हम सबने देखा ना केवल भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था। सरकार की तरफ से भी 2020-21 के बजट में कई बड़े ऐलान किए गए थे। कई प्लान्स ऐसे थे जो सक्सेसफुल भी हुए, लेकिन कई प्रोग्राम्स ऐसे थे जो कोविड की वजह से रोल आउट नहीं हो पाए हैं। इस बार लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना अपनी इकोनॉमी को लेकर के, ये सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है सरकार के सामने रहेगी। तो क्या कुछ खास इस बार के बजट में होने वाला है? प्रदीप जी। पूरा हिंदुस्तान, सब नागरिक देख रहे हैं संसद की तरफ कि किस बार बजट कैसा रहेगा, और मुझे भी सरकार से बहुत उम्मीद है और उम्मीद जनता को भी है कि बजट बहुत अच्छा रहेगा। देखिए इतनी बड़ी आपदा से निकले हैं कि सबके अब तक कारोबार उठने गए हैं और अपने कारोबार को उठाने के लिए पूरे देश की जनता लगी है, जो किसी वर्ग का हो, और उसके लिए भी सरकार अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है किसी चीज को भी माइनस में ना ले जाए। देखिए इतने लॉकडाउन के बावजूद भी हिंदुस्तान के विकास कार्य रुके ना, है दवा, कोई भी उपकरण, जो चीजें हैं ना वो रुकी गई। सरकार ने अपनी तरफ से जितना एफर्ट है पूरी कोशिश करी, क्योंकि कहीं इनकम के स्रोत भी चाहिए, उन चीज को भी देखते हुए सरकार अपनी पुरजोर तरीके से लगी हर काम के लिए कि कहीं कोई चीजें दिक्कत ना हो, कोई चीज ना हो। इसलिए बजट की बहुत उम्मीदें हैं, और निर्मला सीतारमण जी बजट को जो बनाए हैं बहुत अच्छा और जनता के फायदे के लिए, लाभ के लिए बनाया है। जैसे अभी बता रहे थे कि जीएसटी को लेके, मैं बता दूं कि जीएसटी के लिए बहुत स्लैब को ठीक करा गया है और एक वर्ग बनाया गया है चीज को लेके भी कि उसका कितने पैसे का कितना जीएसटी होना चाहिए, उसके हिसाब से एक उन्होंने मापदंड बनाया है। और इसमें और जल्दी में एक सुधार भी हो जाएगा कि लोग पहले परेशान थी कि महीने में 4 बार पहले जीएसटी का भरना पड़ता था, अब इस चीज को भी ठीक कर रहे हैं। और यानी लोग उम्मीद रख सकते हैं इस बार के बजट से, आप ये कह रहे हैं। कुल मिलाकर मैं वापस आपके पास लौटती हूँ, आर.के. आर्य जी से समझने की कोशिश करते हैं। आर.के. आर्य जी, जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा है कि ऐसा बजट इस बार आएगा, 100 सालों में भी ऐसा बजट नहीं आया होगा, लोगों की उम्मीदों को और ज्यादा जगा दिया है, लेकिन अगर कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो वो कहते हैं कि 2020-21 के मुकाबले में इस बार जो टैक्स कलेक्शन है उसमें 5 लाख करोड़ का घाटा हो सकता है। आपको क्या लगता है सरकार के सामने इस वक्त कितनी बड़ी चुनौती है? जहां तक टैक्स कलेक्शन की बात है, वहां पे टैक्स रिबेट भी देने की जरूरत है। तभी आपने अभी सुना होगा ट्रेडर्स की बात कि हमारा माल बिके। माल कब बिक सकता है? जब जीएसटी रेशनलाइजेशन हो। वो 1 पॉइंट जीएसटी पता नहीं पहले भी नहीं हो पाया, अब भी मुश्किल लगता है, क्योंकि जो 28% के आइटम हैं वही नवंबर दिसंबर में बिके हैं, जिसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन 1,15,000 करोड़ रिकॉर्ड हुई है, सबसे ज्यादा जब से जीएसटी लागू हुआ है। अब उसमें जो इंटरस्टेट काउंसिल है जीएसटी को वही डिसाइड करती है, क्योंकि 50% जीएसटी सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है और 50% स्टेट के पास आता है। पिछली बार जब जीएसटी की कलेक्शन कम थी 35,000 करोड़, तो सरकार ने उनको धीरे धीरे करके दिए थे, 2,000 करोड़, 4,000 करोड़, ऐसे करके 35,000 करोड़ दिए। परंतु सरकार ने एक्स्ट्रा बोरोइंग की है लगभग 4.5 लाख करोड़ की, 7.5 लाख करोड़ की जगह 12 लाख करोड़ से ऊपर लिया है। इसका मतलब क्या है? जो फिस्कल पोजीशन है वो अभी टाइट रहेगी, उसके अंदर लगभग आपको 1% का इजाफा और हो सकता है, क्योंकि अभी जो फिस्कल डेफिसिट है वो लगभग 7.5% है। यानी कुल मिलाकर आर.के. आर्य जी, ये जो फिस्कल डेफिसिट है इसको कम करना सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।
मीडियम टर्म में आप बोरो कर सकते हैं, परंतु लॉन्ग टर्म में आपको चुकाना पड़ेगा। सरकार जितनी बोरोइंग करती है उसको मार्केट रेट पे चुकाना पड़ता है। अभी सरकार को आरबीआई ने कुछ रिलीफ दिया हुआ था कि जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज थी उनको कन्वर्ट करके शॉर्ट टर्म में किया हुआ था, तो 4.5% की यील्ड थी। परंतु अब क्योंकि इन्फ्लेशन हार्डनिंग हो रही है, तेल के दाम बढ़े हुए हैं, 85 रुपए से लेकर 100 रुपए तक पेट्रोल बिक रहा है सिटीज के अंदर, और वो गवर्नमेंट वहां से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए कमा रही है। इसीलिए जो इन्फ्लेशन है वो बना रहेगा। अब डिपेंड करता है कि एग्रीकल्चर के अंदर कितना इजाफा होता है। जिस तरह से ये स्ट्राइक वगैरह चल रही है जी। अगर गवर्नमेंट ने एमएसपी पे सामान नहीं खरीदा और मार्केट पे छोड़ दिया तो रूरल इनकम बहुत डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन डिमांड कोलैप्स होगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन तो डाउन हो जाएगा और इंटरेस्ट रेट भी डाउन हो जाएंगे। आर के आर्य जी, माफी के साथ रोक रही हूँ, आपके पास वापस लौटती हूँ। इस वक्त एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे रूबरू करा देते हैं दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर से। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, दिल्ली से मिल रही है इस वक्त की बड़ी खबर। बिग ब्रेकिंग से आपको रूबरू करा रहे हैं दिल्ली से बड़ी जानकारी। देखिए, इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट हुआ है। इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट की जानकारी, दिल्ली पुलिस ने ब्लास्ट की पुष्टि की है। बेहद बड़ी जानकारी से आपको वाकिफ करा रहे हैं। ब्लास्ट में अभी तक किसी के हताहत होने की हालांकि कोई खबर नहीं है। ये अच्छा अपडेट है कि अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ, ऐसी जानकारी मिली है, लेकिन बड़ा ब्लास्ट वहां पर हुआ है। अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट होना। दिल्ली पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन कितना कुछ नुकसान वहां पर हुआ, किसने ब्लास्ट किया, तमाम सवाल हैं जिन्हें जानने की कोशिश हम करेंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। देखिए, इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट हुआ है, ये इस वक्त का बेहद बड़ा अपडेट है। दिल्ली पुलिस ने इस ब्लास्ट की पुष्टि की है। ब्लास्ट में हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, किसी को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ऐसा बताया जा रहा है। चलिए, इस खबर को लेकर और भी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल डिबेट का रुख कर लेते हैं फिर से। चंद्रमोहन जी, आपके पास आना चाहूंगी। हालांकि अब तो बजट तैयार हो चुका है, 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण बजट को पेश भी करने वाली हैं, लेकिन विपक्ष में होने के नाते आप किस तरीके से देखती हैं 2020-21 का जो बजट था, उसको आप, अगर उसके रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए, उसको आप कितने अंक देंगी और आप क्या उम्मीद करती हैं इस बार का बजट कैसा होगा? इस बार का बजट जो है वित्त मंत्री जी के पिटारे में है, लेकिन जिस उम्मीद से देश ने देखा पहले, उस उम्मीद पे ना सरकार खरी उठी ना मंत्री खड़े उतरे। ऐसा कि हमारा चंद्रमोहन जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही है, कुछ तकनीकी समस्या है, मुझे लगता है एक बार इसे दुरुस्त कर लीजिए। फिर से आपका रुख मैं करूंगी। आदर्श कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आदर्श जी, कई बजट आपने देखे हैं, 2020-21 के अगर बजट की बात की जाए, क्योंकि देखिए इस बार का जो साल था 2020 जो बीत गया है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, लेकिन इस बार के बजट से क्या उम्मीद जनता कर सकती है और आपको क्या लगता है सरकार इस बार एक कैसा बजट लेके आने वाली है, क्या कुछ बड़े बदलाव उसमें हो सकते हैं? देखिए पूजा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि बहुत सारी चुनौतियों का सामना इस वक्त देश कर रहा है, और ये पिछले साल कोरोना महामारी से पहले ही आप कह सकते हैं कि नोटबंदी और उसके बाद कोरोना का संकट और फिलहाल किसानों का मसला, ये सब सारी चीजें एक साथ चल रही है। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर है निश्चित तौर पे, कि किस तरीके से जो आम जनताओं की उम्मीद है, किस तरीके से वो उस पर खरा उतरती है और सभी वर्गों को संतुष्ट करना। जैसा कि अभी आप अपने चैनल पर दिखा रहे थे कि व्यापारियों की शिकायत थी कि उनके कुछ मांगे थी जिन पर कि शायद वो कह रहे थे कि ध्यान देने की जरूरत है और उपेक्षित महसूस कर रहे थे। तो सभी वर्गों को साथ लेकर के चलना,
ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। और एक ऐसे दौर में जबकि आर्थिक संकट का सामना देश कर रहा है, निश्चित तौर पे बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। और जो जैसा कि बताया जा रहा है, सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि इस बार का जो बजट होगा वो शायद कई मायनों में अलग होगा। तो निश्चित तौर पर लोगों की उम्मीदें हैं, लोगों की उम्मीदें इस वजह से ज्यादा है क्योंकि वो कहीं न कहीं उन्होंने संकटों का सामना किया है। अलग बात है कि इस बीच में बहुत सारी अच्छी चीजें, जैसे कि राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया कि जन औषधि केंद्र हैं जिससे कि सस्ती दवाएं लोगों को मिली है, और उज्ज्वला योजना है जिससे कि मुफ्त सिलेंडर वगैरह बहुत, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन इन सब चीजों से वो मजबूती फिलहाल जनता को जो महसूस होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इस वजह से बजट से ज्यादा उम्मीदें हैं। वही आदर्श, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप इकोनॉमी के प्रति लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करेंगे, क्योंकि कोरोना काल में आपने देखा लोगों का कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी टूट गया था। हालांकि फिर से वो धीरे धीरे ट्रैक पर आने लगा है, लोग अपने कामकाज को वापस लौटने लगे, लेकिन कई लोग बेरोजगार हुए हैं, कई लोगों के कामकाज ठप हुए हैं। ऐसे लोगों के कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट कर सकती है सरकार, ये बड़ा सवाल है आदर्श जी। देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि सबसे जरूरी होता है कि जो लोग अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं कोरोना संकट की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, उनमें सरकार आत्मविश्वास बढ़ने के लिए कौन सी ऐसी योजनाएं ला सकती है, उन्हें कौन सा ऐसा संबल प्रदान कर सकती है, या फिर उन्हें किस तरीके से प्रोत्साहित कर सकती है ताकि वो फिर से ट्रैक पर आ जाए। सबसे बड़ी चुनौती है कि व्यापार जो है, व्यवसाय जो है, वो फिर से अपनी पुरानी गति पर लौट सके। प्रदीप जी, मुझे लगता है इसका जवाब देंगे कि किस तरीके से सरकार सोच रही है एमएसएमईज को एक बार फिर से एक नई दिशा में उनको लेकर जाने के लिए, स्टार्टअप्स को फिर से शुरू करने के लिए क्या कुछ प्लान है सरकार के पास। प्रदीप जी, देखिए, एमएसएमई को जब से इस चीजों के देश के प्रधानमंत्री बने, एमएसएमई को बहुत आगे बढ़ाने के लिए, देखिए माननीय प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री जी और पूरे मंत्रालय ने इस चीज को आगे बढ़ाना चाहा कि मेक इन इंडिया आए और नई चीजें कुछ देश के खुद अपने लोग बनाए, आगे बढ़े। देखिए, लोकल और वोकल का नारा दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और बड़ा सोच समझ के दिया कि भाई देखो, देश के लोगों को, जो देश के नागरिक जो चीजें बनाते हैं, अपने यहाँ निर्माण करते हैं, उसको अपने देश के अंदर लोगों को पता हो, चीजें लोग खरीदें और प्रोत्साहन मिले, इसलिए लोकल और वोकल का नाम दिया गया। देखा कितना बड़ा जो हमने कोरोना काल देखा, उसमें अपना देश और देश की जनता ने जो अपने घर में जो चीजें बनाते थे, छोटी बड़ी चीजें, वो काम आई लोगों के। और देखिए, लोगों ने खुद प्रोत्साहन देखे अपने पड़ोस से ही परचून, यानी इस बजट के जरिए भी प्रदीप जी आत्मनिर्भर भारत की तरफ बल दिया जाएगा क्या इस बजट के जरिए भी? देखिए, ये मैं बताना नहीं है, जो लोग देख रहे हैं खुद ही कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी योजनाएं चलाई, आज उस चीज को लोग देख भी रहे हैं। इतने बड़े कोरोना काल में, इतनी बड़ी महामारी को देखते, संकट को लेते हुए, देखिए देश का विकास कार्य कहीं रुका नहीं हुआ और प्रगति से जो चीजें चल रही हैं, बनाई जा रही हैं। हाँ, कहीं लोगों को कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ परेशानी आ रही है कि भारत विकसित क्यों हो रहा है, चीजें क्यों आगे बढ़ रही हैं, मेकिंग इंडिया के तहत, या अपना खुद अपनी पहचान बनाने के लिए हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। इससे बड़ी और क्या बात होगी कि पूरे विश्व देख रहा है कि कोरोना की सबसे पहले दवाई हिंदुस्तान ने बनाई और विश्व देख रहा है कि दवाई हमें मिले। देखिए, प्रधानमंत्री का दिल कितना बड़ा है, पड़ोसियों के प्रति सबसे पहले उन्होंने अपने पड़ोसी को दवाई भेजी कि पहले आप भेजिए, और ना कि मंत्रियों को पहले इंजेक्शन लगाया गया। पहले जो सेवा करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, जिस लोगों ने पूरे देश की जनता को बचाया लॉकडाउन के लिए, उसको समर्पित किए सबसे पहले कोरोना की। ठीक है, लौटती हूँ मैं आपके पास वापस। चंद्रमोहन जी क्या मेरे साथ जुड़े हुए, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या वो? हाँ, बोलिए। हाँ जी, चंद्रमोहन जी, आपसे मेरा सवाल था, आवाज नहीं क्लियर पहुंच रही थी पहले। 2020-21 के अगर बजट की बात की जाए, कितने अंक देंगे आप उस रिपोर्ट कार्ड में? क्या लगता है आपको किस तरीके का रहा था वो बजट, और जिन आंकड़ों की बात सरकार ने 2020-21 के बजट में की थी, जो तमाम बातों का जिक्र किया था, आपको लगता है क्या वो धरातल पर उतर पाए हैं? और 2021-22 के बजट में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्योंकि बजट तो हालांकि तैयार हो चुका है, 1 फरवरी को पेश होगा, लेकिन विपक्ष में होने के नाते आप क्या सोचते हैं बजट को लेकर? भी देश की बनावट वो होता है, उसका ध्यान होता है, उसका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला व्यक्ति होता है, मजदूर है। और आज इस देश की चारों धरोहर इस सड़कों के ऊपर खड़ी है। ये सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि देश की फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, जो उम्मीदों के ऊपर जिस सरकार को चुना गया था, जो सरकार इस उम्मीद के खड़ी नहीं उतरी। आज
डिस्करेज किया हुआ जिस MSP के अंदर और जिसके अंदर समाज के इंडस्ट्री को कहेगा, समाज की इंडस्ट्री बिल्कुल धरातल पे आ गई। उसके अंदर किसी इन्फॉर्मेशन पड़ी जो हाई क्लास थे, जो ज्यादा के व्यापारी थे, छोटे व्यापारी सड़कों पर आ गए। छोटे व्यापारी को आपने जीएसटी और टैक्स में लाभ खड़ा कर दिया। जो 2020 के अंदर लगातार आती रही फुल रेल वो चंद्रमोहन जी, आपकी माफी के साथ आपकी आवाज अभी भी क्लियर नहीं पहुंच रही है, मुझे लगता है समझ नहीं पा रहे हम। आर.के. आर्य जी, आप तक आवाज पहुंच रही है चंद्रमोहन जी की? हाँ जी आर.के. आर्य जी, आपसे जरा मैं समझना चाहूंगी अब इस चीज को भी। अगर कोविड काल की बात की जाए तो कोविड काल में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा असर एक मिडिल क्लास फैमिली को, एक मिडिल क्लास आदमी को पड़ा है। और बजट में हम हर बार देखते हैं मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ खास ज्यादा होता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कोविड काल में आपने देखा कि लोगों के खर्चे उतने ही रहे, आमदनी पर असर पड़ा, सेविंग्स में से लोगों को खर्चा करना पड़ा। आपको क्या लगता है कि इस बार के बजट में सरकार को मिडिल क्लास पर किस तरीके से ध्यान देने की जरूरत है और क्या कुछ खास उनके लिए करने की जरूरत है, अगर खास तौर पर इनकम टैक्स के संदर्भ में यहाँ पर बात की जाए तो? सरकार को 6.5 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं पर्सनल इनकम टैक्स से। अगर ये नीचे के 10 लाख तक मान लीजिए जीरो भी कर देते हैं तो मेरे ख्याल से 1-8 लाख करोड़ का घाटा होगा। जैसे जैसे पिरामिड के ऊपर जाते हैं करीब 1-1.5 लाख करोड़ जो है पर्सनल इनकम टैक्स देते हैं, परंतु 6.5 लाख लोग जो है 6.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, परंतु इफेक्टिवली जो है लगभग 10% लोग जो इनकम टैक्स 14 लाख लोग जो है उनसे टैक्स प्राप्त होता है। अगर 10 लाख तक जीरो कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से काफी फर्क पड़ेगा। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको 1.5 लाख से 2.5 लाख कर दी जाए। और जो हेल्थ इंश्योरेंस है उस पर भी रिबेट 50,000 तक कर दी जाए और सीनियर सिटीजन को कर दी जाए 1 लाख तक मेरे ख्याल से। और जो हाउसिंग सेक्टर है उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की लिमिट बढ़ा दी जाए। ठीक है, वापस आती हूँ दोबारा से चर्चा का रुख हम करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन होंगे हाजिर। आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। No Wi-Fi, no पढ़ाई. Get Net Plus Ultra Fast Fiber Broadband just at ₹499. लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। इनका ख्याल रखो तो पशु कभी भी बोझ नहीं बनते, ये आपके सपनों का बोझ उठा लेते हैं। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। नमस्तुभ्यम नमाम्यहं सहोत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई और सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा,
किसी भी प्रकार का चर्म रोग और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब कलाकार सुनो, VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो, VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो बजट से आज क्या रहेगा इस बार खास, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। चारों पैनलिस्ट मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सीधा मैं एक बार आदर्श जी का रुख कर लेती हूँ। आदर्श जी, इनकम टैक्स की बात हम कर रहे थे। इनकम टैक्स सरकार जो है इसमें कितने परसेंटेज इसको कम करती है, इसको लेकर के सब लोगों की उम्मीद कहीं ना कहीं बनी रहती है, खास तौर पर अगर मिडिल क्लास की यहाँ पर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि इस बार इनकम टैक्स में बदलाव की कितनी गुंजाइश है? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो समय है वो बदलाव का है और मध्यम वर्ग को यही वो समय है जब राहत देने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन अब ये सरकार ने हालांकि पूरी तरीके से इसे साफ नहीं किया है कि इनकम टैक्स स्लैब में जो है किस तरीके से वो बदलाव लाती है। बट अगर हम देखें कि जो सबसे ज्यादा अगर शिकायत या सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई होता है तो वो मध्यम वर्ग होता है, और उसे हमेशा उम्मीद होती है कि जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें थोड़ा ही सही लेकिन उसमें बदलाव हो, थोड़ी राहत मिले। और ये पहले कोशिशें हुई है, लेकिन वक्त के साथ जो है इसकी जरूरत आज और भी ज्यादा है। तो अब तो ये सरकार को देखना है कि वो किस तरीके से कदम उठाती है। लेकिन निश्चित तौर पे मेरे ख्याल से स्लैब में कुछ फीसदी ही सही लेकिन बदलाव की आवश्यकता तो है। ठीक है, यानी आपको लगता है कहीं ना कहीं बदलाव इसमें जरूर होना चाहिए, बेशक कुछ फीसदी हो। चंद्रमोहन जी मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। चंद्रमोहन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, काफी देर से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन संपर्क हो नहीं पा रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं 2021-22 के बजट को, क्या खास होना चाहिए इसमें? और सरकार से आपको विपक्ष में है हालांकि, आप फिर भी कितनी उम्मीद है इस बार के बजट से? देखिए, मैंने पिछले वक्तव्य में भी यही कहना चाहा था लेकिन आप तक आवाज नहीं पहुंची थी। जिस उम्मीद से देश की जनता ने देश के हर सरकार को चुना था, वो पिछले दौर में और आज के दौर में उस उम्मीद पे सरकार कहीं खरी नहीं उतरी, जिसका कारण है कि आज देश का जो युवा है निरंतर बेरोजगार हो गया और मिडिल के अंदर जो व्यापारी है आज वो इतना परेशान हो गया, उसको फाइलों और GST के चक्कर के अंदर उलझा दिया, जिसके कारण आज GDP ग्रोथ डाउन होगी। क्योंकि जो हमारा स्मॉल सेक्टर का सेक्टर था, जो बुनकर मजदूर था, जिसके हाथ से मनी निकलता था और जो GST को मजबूत करता था, जिसके पहले दौर में इन्होंने मार मारी नोटबंदी की और उसके बाद GST के लपेटे में लपेट डाला। लेकिन अपनी सिर्फ पार्टी के और अपने सिस्टम के जो इन्होंने नारे लगाए, उसी नारे के अंदर देश की GST को, देश के पेट को घुमा दिया। आज देश के पास अगर नारों के हिसाब से देखो तो भरमार है, लेकिन नारों के प्रमाण में अगर देश के अंदर उसका रिजल्ट देखो तो 0 है। क्योंकि आज देश के अंदर सब क्या हर वर्ग बेचैन और सड़कों के ऊपर है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो। आज सरकार ने ना तो उसे कहीं इनकम टैक्स में रहती, ना पेंडेमिक जैसी बीमारी के अंदर इस दौर के अंदर एक व्यापारी और एक वर्ग को टैक्स लाखों का उस दौर पेंडेमिक के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स को पड़ी उसी व्यापारी। चंद्रमोहन जी, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो तो कह रही हैं कि इस बार जो बजट पेश होगा ऐसा बजट होगा 100 सालों में नहीं आया ऐसा बजट। देखिए, बिल्कुल जो इस बार बजट होगा वो 100 साल में नहीं आएगा, क्योंकि जो लोग 15 साल डालने वाले हो, जो 70 साल के काम को नकार किसी साल के काम का ठिकरा देने वाले हो, तो वो ऐसे
नारे लेके आते हैं, लोकल और फोकस इंडिया, मेक इन इंडिया। ना तो आज तक मेक इन इंडिया है, ना ही वो लोकल से फोकस हुआ है। हाँ, ताली और थाली, घंटी और ताली वो देश ने जरूर बजाई, लेकिन उसका रिजल्ट उसको क्या मिला? उसका रिजल्ट आज ये मिला कि देश का जो किसान, जो एक ऐसा वर्ग के अंदर भी एक ऐसा व्यापार जो हमारे देश की बुनियाद था, उसको भी उन्होंने चंद करोड़ के अपने हाथों में आज दे दिए, जिससे एक सेक्टर बिल्कुल डिस्टर्ब गया। सरकार कांग्रेसों के खेल के अंदर इतनी उलझी हुई है, वो उनका पिछला टर्म ले लो या टर्म ले लो, प्रैक्टिकल दौर पर रिजल्ट 0 है। हाँ, लेकिन मरों के दौर में और भावनात्मक मुद्दों के अंदर कर प्रदीप जी इकोनॉमी सेट कर दिया आज देश के अंदर कि राष्ट्रीयता। चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि जिन बातों के आप दावे करते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो वो 0 है। 3 फंडामेंटल नीड्स होती हैं एक आदमी की जीने के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, जिसको मुख्य तौर पर देखते हैं। लोग चाहते हैं कि उनको थोड़ा सस्ते घर मिल जाएं, रोटी उनके लिए ज़्यादा महंगी ना हो, इस तरीके की लोगों की नीड्स होती हैं। अगर इन बेसिक नीड्स की बात की जाए, फंडामेंटल नीड्स की बात की जाए, सरकार के पास क्या प्लान है इन सब चीज़ों के लिए? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या कुछ प्लान है? एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या कुछ प्लान है? मैं छोटे से शुरू करना चाहूँगा चंद्रमोहन जी को लेके। जैसे चंद्रमोहन जी कांग्रेस से जो आते हैं, इन कांग्रेस के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने पहले ही इतनी मत्ती खराब कर रखी है कांग्रेस की, अपने पुराने शब्दों को लेके। ये जनता की जो बेइज्जती करते हैं ना, ये थाली को लेके और थाली और ताली को लेकर जो कहते हैं ना, कोई ये नहीं पता कि वो किसके लिए बजाई गई थी। तो कोरोना योद्धाओं के लिए बजाई गई थी, ना कि प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के लिए बजाई गई थी। ये बात कह के ना जो ये शर्मिंदा करते हैं जिन कोरोना के योद्धाओं को, ये बात बोल के इस चीज को समझना चाहिए कि बोलने से पहले हमें क्या बोलना है। और रही दूसरी चीज, देखिए जब कोरोना काल हुआ, जब पूरा देश और दुनिया बंद थी, तो लोकल ही काम आया। बाहर का कोई भी काम आया ना, वॉलमार्ट काम आई ना कोई बिग बाजार काम आया। काम आया तो लोकल का दुकानदार काम आया, ये भी क्लियर कर दो। अगर माने प्रधानमंत्री जी को या भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को अगर लालच होता, अगर बड़े व्यापारियों से अडानी अंबानी बोलते हैं, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी आके ये ना बोलते कि आप लोकल और वोकल को आप पहले परफॉर्मेंस दीजिए, पहले उनको देखिए, उनसे लीजिए। देखिए कई चीजों में है। अब आइए चीजों को, दूसरी चीजों को देखिए। बजट को लेके मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं एक नागरिक भी हूँ, मुझे भी बड़ी उम्मीदें हैं बजट से। मैं अपने शुरुआत करता हूँ, और ये बजट वाकई में जो माने वित्त मंत्री जी ने कहा है, वाकई में डिफरेंट होगा। और हर गरीब वर्ग का जो एक रिक्शा चला रहा है या एक मर्सिडीज गाड़ी में चल रहा है, सब उठा के निगाह देख रहा है वित्त मंत्री जी की तरफ कि हमारे लिए क्या आएगा। और उस चीज को लेके ही देखिए इतनी आपदाओं से निकले हैं। देश का पहले ही क्या नाम इतना प्रॉब्लम चल रही है, उस चीज को लेके कहीं सरकार उस चीज को भी अमल करने में लगी है कि सरकार जनता को, जो नीचे का वर्ग जो मुंह उठा के सरकार की तरफ देख रहा है, उसको कहाँ फायदा दिया जाए। हर गरीब के लिए अच्छा, बजट है। प्रदीप जी, कोरोना सेस की बात कही जा रही थी, क्या लग सकता है क्या कोरोना सेस भी? दोबारा रिपीट करेंगे? कोरोना सेस की बात कही जा रही थी। कोविड काल में जिस भी तरीके की परेशानियों से हम सब लोग वाकिफ हुए हैं, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि एक वर्ग पर कोरोना सेस भी लगाया जा सकता है। क्या इस चीज को लेकर भी सरकार कुछ प्लान कर रही है क्या? देखिए आपने कुछ देखा होगा कि कुछ जगह सरकार ने या कुछ चीजों पर टैक्स लगाया, कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी उन्होंने 1% या 0.5% कोरोना टैक्स लगाया, कि सरकार को भी और जो जनता गरीब जो नीचे सुविधाएं चाहती है कोरोना काल में, उनको मिल सके। जैसे फ्री दवाई है या फ्री में मेडिकल भी चीजों को देख रहे थे, उनको चीजों को टैक्स में लगाया भी गया। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं हाँ जी, देखिए बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो देखिए हिंदुस्तान में चीजें जो बननी चाहिए, आज हिंदुस्तान हर चीज बना रहा है और आगे आने की पूरी कोशिश कर रहा है। जो चीज 70 साल में नहीं हो पाई, आज उस कामयाबी में पहुंचने के लिए लेकिन पूरा देश आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि हम केवल बात करते रहें कि अगर बजट में इस तरीके की चीजें होंगी, आम आदमी को इससे बहुत फायदा होगा, मजदूरों को, गरीबों को, लेकिन वास्तविकता क्या है, इससे भी वाकिफ होना बहुत जरूरी है। सरकार के सामने चुनौतियां क्या है, इससे भी वाकिफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त राजकोषीय घाटा कितना चल रहा है, इस बारे में भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको चीजें बताऊं, अगर देश की जनता को अगर सरकार प्रोत्साहन देगी तो आगे बढ़ेगी। आज ये वही हिंदुस्तान है कि 14 वर्ष का बच्चा 10-10, 12-12 ऐप बनाता है, और जो गूगल पे चलते हैं लोग बागों के लिए विकसित के लिए, ये वही हिंदुस्तान है जहाँ छोटा सा बच्चा
एक उड़ने वाला जहाज सर, बनाता ये है, वो भी दिखाने के हिंदुस्तान लिए है बहुत जहाँ देखिए, पर इस चाइल्ड चीज़ को लेबर प्रोत्साहन होता है। सरकार देगी तब आएगा इस चीज़ सर, को। दोनों एंगल्स देखिए ना, ये हिंदुस्तान वो भी है जहाँ पर 14 साल से नीचे की उम्र के लोग इस तरीके के जो आप देखते हैं लेबर कर रहे होते हैं ऐसी फैक्ट्रीज में, ये वो हिंदुस्तान भी तो है, पढ़ नहीं पाते बच्चे। शिक्षा व्यवस्था को लेकर, शिक्षा किसी भी 70 साल में मैं कहता हूँ, ये हिंदुस्तान वो भी है कि 70 साल में जो रिक्शे पे था रिक्शे पे रह गया। ये हिंदुस्तान वो भी है जो किसान खेत में मिट्टी में अपनी सरजमी पे काम करते करते पैदा हुआ और मर के चला गया। ये हिंदुस्तान वो भी है। इस हिंदुस्तान में चाहे वो किसान से लेके गरीब वर्ग तक हो, उसको बढ़ाने के लिए चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही या चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार रही, उस चीजों को आगे बढ़ाया गया है। आदर्श ये सरकार जो है कितना जनता की चुनी सहमत हुई है है, आप प्रदीप जनता जी के की काम बात के लिए आई है। से? और क्या लगता है आपको, इतना आसान है जितने आसान लहजे में कह रहे हैं कि बजट इस तरीके का आएगा, 100 सालों में ऐसा बजट नहीं देखा होगा, सबके लिए फायदेमंद होगा, क्या लगता है इतना आसान होगा क्या? देखिए, आसान कुछ नहीं है। इस महामारी में, इस मंदी में आसान कुछ नहीं है। निश्चित तौर पे हिंदुस्तान की सरकार, देश की सरकार इन चीजों को गौर करते हुए आगे लाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन मेरे साथ इतने एक्सपर्ट बैठे हैं, खुद ही बता रहे थे कि 130 करोड़ की जनता में सर, कितने एक एक लोग करके बात भरते कीजिए, हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, एक एक करके बात कीजिए। आदर्श जी, पहले आप बोलिए। जी। तो निश्चित तौर पे इसको व्यवहारिक तौर पर देखने की जरूरत है कि बजाय कि हम जो धरातल पर आपने इंगित किया अभी कुछ देर पहले कि ये भारत ऐसा है कि जहां पर हर तरह की समस्याएं भी मौजूद है और निश्चित तौर पर कुछ विकास भी हुए हैं। हमें प्रगति तभी मिल पाएगी, हम तरक्की के रास्ते पर तभी चल सकते हैं जब हम चीजों को ठीक वैसे ही देखें जैसे कि मौजूद है। और ये यथार्थवादी जब तक हम नहीं होंगे तब तक शायद मुझे लगता है कि हम प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए ये कोशिश होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था को कैसे फिर से जो है उसमें गति लाई जाए और जो भी व्यवहारिक तौर पर, देखिए ये वक्त ऐसा है कि हम एक दूसरे को कोसने की बजाय जो बेहतर है, निश्चित तौर पर सरकार के बहुत सारे ऐसे कार्य रहे हैं जो प्रगति, जिनसे प्रगति आई है, खुशहाली आई है, हम इस बात को इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ जो है व्यवहारिक तौर पे जो है एक कोशिश होनी चाहिए और शायद मुझे उम्मीद है कि इस बजट में वो कोशिश दिखेगी कि देखिए पहले की बजाय जो अभी का संकट है वो कई गुना ज्यादा बड़ा है। कोरोना ने देश की आर्थिक स्थिति को तोड़ करके रख दिया है। व्यापारी वर्ग जो है किस हाल में है वो पूरे देश को पता है, किसानों की स्थिति सबको पता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार निश्चित तौर पे प्रयास भी करेगी कि उनकी समस्याओं को किस तरीके से वो देखती है और उनके लिए किस तरीके से सोचती है। लेकिन इन सब के बावजूद हमें यथार्थवादी नजरिया बनाए रखना होगा ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को, उन चुनौतियों को ठीक उसी तरीके से निपट सके जैसे कि निपटे जाने की जरूरत है। आर के आर्य जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए भारत लगातार विकास की तरफ अग्रसर है और इस बात की खुशी भी है हमको, हम हर रोज देखते हैं नित नए आयाम स्थापित करता है हिंदुस्तान। लेकिन इसको देखते हुए हम किसी भी तरीके से देश की समस्याओं को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं, देश की कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि डिमांड बूस्ट करने के लिए और राजकोषीय घाटे को घटाना ये सरकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और सरकार इसके लिए क्या कर सकती है? देखिए, सारे बिंदु जो है वो जुड़े हुए हैं और इसमें पॉलिटिक्स ऐड करनी पड़ेगी मुझे। जहां तक ये लोकल फॉर वोकल है, ये 2-1 साल के लिए सस्टेन कर सकता है क्योंकि अभी WTO फंक्शन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 4 से 6% तक देकर प्रोडक्शन को 10 सेक्टर में बढ़ाया जा रहा है ताकि एम्प्लॉयमेंट की जो फिगर है वो ऊपर रहे। अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 9.2% है और जो 46 करोड़ वर्कर्स है टोटल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के अंदर, एग्रीकल्चर को छोड़कर, उसमें 40 करोड़ लोग जो है उनकी इनकम डाउन हो चुकी है या वो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। उनको उठाने के लिए MSME, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देना पड़ेगा, जिसकी वजह से रिवेन्यू चाहिए। सरकार के लिए रास्ता आगे बंद है क्योंकि सरकार ने 2017 के बाद से इकोनॉमी को सिस्टेमेटिकली खत्म किया है। 8.5% ग्रोथ रेट था 2017 में और ये जो इकोनॉमी बंद हुई 31 मार्च
2020 में केवल 3.8% है। बेस को नैरो किया गया है। इकोनॉमी टोटली डायरेक्शनलेस है। इकोनॉमी का कोई रूपरेखा नहीं है। WTO से हटी हुई है इकोनॉमी। और अभी अगर आप पूछे तो सिर्फ टैक्सेस को, पर्सनल इनकम टैक्स में रिबेट के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता होगा भी कहाँ जब पेट्रोल के ऊपर 36% की एक्साइज ड्यूटी है, 33% का वैट है, जो तेल 45 रुपए लीटर बिकना चाहिए वो 90-100 रुपए लीटर बिका है। आप ये देखिए कि रिसोर्सेज कहाँ पर है। बिल्कुल। और असर तो सिर्फ आर के आर्य जी, असर तो इसका सीधा आम आदमी पर पड़ रहा है, एक गरीब आदमी पर। आम आदमी पे पड़ रहा है क्योंकि ये जो स्कीमें थी, स्वच्छ भारत अभियान, अब आपके सामने ये झोपड़ियां नजर आ रही हैं, ये स्वच्छ नजर आ रहा है आपको। उसमें 30-40 हजार करोड़ वेस्ट किया है। आयुष्मान भारत बिल्कुल वेस्ट है। अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत वेस्ट है। टॉयलेट बनाना वेस्ट है। आयुष्मान भारत से कितनी सफलता मिली है, कितने लोगों को इलाज मिला है, मुझे लगता है वेस्ट तो नहीं कहा जा सकता। सुनिए मेरी बात, सुनिए, वो छुटपुट केसेस है। अगर आप नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, वही जो पहले वाली सरकार चला रही थी, अभी आप सिविल हॉस्पिटल देख लीजिए, सारे अपग्रेडेड टाइप के हैं। आप क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत चलवा रहे हैं? क्यों छुटपुट आप प्लास्टर करवा रहे हैं या ऑर्थोपेडिक्स की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, या वो क्यों करवा रहे हैं? छुटपुट है। सभी जनता को क्या दवाई मिल रही है, सभी जनता को क्या ट्रीटमेंट मिल रही है, आप उनको अपग्रेड करते हॉस्पिटल्स को। और जो किसान निधि है, आपने उसका परिणाम देख ही लिया कि हम 6,000 रुपए दे रहे हैं फार्मर्स को, 10 करोड़ फार्मर्स को। ये 67 दिन से अनरेस्ट चल रहा है, तो वो क्यों नहीं 6,000 आपके एक्नॉलेज कर रहे? तो टोटल डायरेक्शन लेस है, मनमानी से चलाया है, जिसका परिणाम ये हुआ है गरीबी बढ़ गई है। पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से काफी कम हो चुकी है। हंगर इंडेक्स में बॉटम पे आ गया है, अफ्रीकन कंट्री से भी नीचे आ गया है। ये सारी चीजें बेहिसाब से की गई, कंसल्ट नहीं किया, ना कोई बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं, ना पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं। खामखा की स्ट्राइक, ये सब इसमें क्या सोचते हैं कि आप प्रोडक्शन हो रही है, टिकरी बॉर्डर से लोग जा ही नहीं पा रहे ड्यूटी करने के लिए 67 दिन से। या तो आर करो या पार करो, आप कुछ तो कर नहीं रहे। तो उसकी वजह से ये जो गरीबी है ये हटेगी नहीं, ये 2-3 साल पुरानी रहेगी। कोरोना काल में हम सबने जाना कि स्वास्थ्य से ऊपर कुछ है नहीं। इस बजट में हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास आर के आर्य जी। प्रदीप जी बताइए, कोरोना काल में सबको पता लगा कि जो हमारा स्वास्थ्य है वो हमारी प्रायोरिटी है, उसको किसी भी तरीके से सेकेंडरी नहीं रखा जा सकता। सबसे पहले जान है फिर जहान है, इस बात का नारा प्रधानमंत्री की तरफ से भी दिया गया। लेकिन जो आर के आर्य जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि आयुष्मान भारत योजना जो सरकार ने चलाई वो वेस्ट है और डायरेक्शन लेस होकर सरकार काम कर रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अब ये क्या विषय को लेके बोल रहे हैं, मैं तो जिनको बेनिफिट मिला है आयुष्मान भारत से तो उनको पता है। ठीक है जी, जिन्होंने इंश्योरेंस कराया प्रधानमंत्री योजना के, उनको पता है कि उन्हें क्या बेनिफिट मिला है। हम अगर बैठ के टीवी पे कहेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। अगर सबूत बोला जाए, उनको प्रत्यक्ष करके, तो पता लगेगा कितने लोगों को फायदा मिला। अगर आयुष्मान भारत का फायदा अगर ना मिलता तो जो लाखों की संख्या में लोगों ने लिया ना, वो होता नहीं। कई लोगों को फायदा मिला है। और देखिए, दूसरी चीज अभी कह रहे थे कि हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल को हिंदुस्तान के अंदर, जिलों के अंदर है, उन्हें भी विकसित करने का काम सरकार कर रही है, उन्हें ठीक करने का काम आगे कर रही है। उस चीज को भी लगी सरकार, ऐसा नहीं है। रही पैसे की बात, देखिए कहीं भी किसानों को या चीजों को की जा रही है, ऐसे उठाया नहीं किसानों को, किसी को भी ऐसे पैसा भेज दिया गया। जो मध्यम वर्गीय किसान है, जिनकी आय नहीं है, उनके लिए योजना थी जो दी गई है। इन चीजों को भी सरकार, ये नहीं है कि अगर खजाने में पैसा है या नहीं है और लुटाने में लगी है, सरकार कुछ काम कर रही है तो देख के सोच समझ के कर रही है। लेकिन प्रदीप जी, मैं कई रिपोर्ट्स आज पढ़ रही थी तो मैंने भी देखा, काफी सारी रिपोर्ट्स इस बात का जिक्र करते हैं कि ऐसा नहीं है सरकार के पास पैसा नहीं है। ऐसी कोई महामारी इस तरीके की नहीं आई है कि अर्थव्यवस्था पर इसका इतना असर बहुत ज्यादा पड़ गया हो कि सरकार के पास पैसा खत्म हो गया हो। यानी कि सरकार कहीं ना कहीं उसको गरीब लोगों के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए कहीं ना कहीं उस पैसे को अच्छे सदुपयोग में लगा सकती है बजट के जरिए। क्या मैं सही कह रही हूँ? क्या दोबारा रिपीट करेंगे एक बार? प्रदीप जी, मैं इस बात का जिक्र कर रही थी कि आज मैं कई रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, जो वो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसे की कमी आई हो, सरकार के पास पैसा है। तो
तो सरकार उस पैसे को इस बजट के जरिए आम लोगों के विकास के लिए, मजदूरों के विकास के लिए, गरीब तबके के विकास के लिए लगा सकती है। सरकार ने क्या नहीं करा है आप बताइए। जो रोड बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, किन के लिए बन रहे हैं? तो गांव को रोड, शहर को जो शहर के लिए जोड़ना, वो योजना जो माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बनाई योजना, आज भी उस पर अमल चल रहा है। हमारा किसान जब अपने गांव से निकले शहर की ओर तो उसे पक्की सड़क मिले जिससे कि जल्दी पहुंचे, उसका नुकसान ना हो। इसीलिए इतनी बड़ी जो योजना सड़क की चली है वो भी इस ऐसे नहीं चली है। अगर उत्तराखंड में इतना बड़ा विकास देख रहे हैं कि आज दिन प्रदीप जी, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार ने कुछ नहीं किया, हम तो ये कह रहे गुंजाइश कितनी आगे, आप और क्या कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार का काम है, सरकार का कर्तव्य है, सरकार को चुना है जनता ने, सरकार को काम तो करना पड़ेगा, लेकिन और कितनी गुंजाइश है आगे? सरकार हर गुंजाइश को, देखिए हर गुंजाइश को, हर चीज को लेके चल रही है। चाहे वो क्या नाम लोगों को नौकरी देनी हो या स्वयं रोजगार देना हो या रोड का विषय को लेके हो, मेडिकल के विषय को लेकर हो, चाहे देश के अंदर अपनी चीजें बनने में हो। आज देश के अंदर जो चीजें बाहर से आती थी 100 रुपए की, आज वो हिंदुस्तान में 10 रुपए की, 20 रुपए की मिल रही है। सरकार हर चीजों पे तभी देख रही है, निगाह उठा के अपने देश में हर चीज बने, अपने जो घर देश में चीजें बनेंगी तो सस्ती पड़ेंगी, उन चीज को तभी तो प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये नहीं पैसे को उठा के मन मर्जी से जहाँ मर्जी भेज दिया, लगा दिया। अगर विदेश में भी कहीं पैसा लगाया है या ईरान में या कहीं भी अफगानिस्तान में, बड़े चीजें सोच समझ के देश काम कर रहा है। अगर लॉन्ग टाइम पैसा लगेगा तभी तो विकास और विकसित होगा। ठीक है आदर्श जी, जिस तरीके से हमने इस साल देखा चीन के साथ भारत के किस तरीके के रिश्ते रहे, और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एक बजट का हिस्सा डिफेंस पर खर्च करना। कितने सहमत है आप इससे आदर्श जी? देखिए, निश्चित तौर पर आपने जो महत्वपूर्ण बात कही कि हमने देखा है कि चीन के साथ हमारे संबंध कैसे कटु रहे हैं और हमने संकटों का सामना किया है। मैं हमेशा कहता हूं कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, और आर्थिक स्थिति तभी बेहतर हो पाएगी जब हमारी सीमाएं जो है पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगी, मजबूत बनी रहेगी। तो निश्चित तौर पर रक्षा बजट जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए और जितने भी अत्याधुनिक उपकरण हो सकते हैं वो खरीदे जाने चाहिए, ताकि सेनाओं का मनोबल जो है वो मजबूत रहे और हमारी सेनाएं किसी भी तरह की विपदा का सामना करने में सक्षम हो, और सक्षम है भी, बट उन्हें पूरी सहूलियत मिलनी चाहिए, पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और निश्चित तौर पे रक्षा बजट में मैं थोड़ा बहुत सुधार की बात नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि जितनी आवश्यकता है मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए वो सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। और जितने अत्याधुनिक उपकरण हो, और इसके सिर्फ उपकरण की बात मैं नहीं कह रहा, जो हमारे सैनिक है वो कैसे, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराई जाए और जो सुरक्षा उपकरण है वो ज्यादा से ज्यादा उनकी खरीद हो। इस पर चूंकि अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, मजबूत रहेंगी, तो वो एक आत्मबल बना रहता है। तो उस पर तो निश्चित तौर पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार ध्यान देगी भी, मुझे ऐसा लगता है। आदर्श, जो 2020-21 में बजट लेकर आई थी सरकार, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो तमाम पैमानों पर खरा उतरा जिस बात के दावे उस बजट के जरिए किए गए थे? देखिए, उस बजट से निश्चित तौर पर बहुत सारे सुधार हुए और उस बजट से हमारी प्रगति को एक थोड़ी सी गति तो मिली, इसमें हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो अपने आप में इतनी विविधतापूर्ण है कि उसका सामंजस्य, यानी कि जो भी बजट के जरिए योजनाएं, जिन योजनाओं को एक तरीके से लॉन्च किया जा रहा है या जिन योजनाओं के लिए एक धन राशि जो है उसके लिए आवंटित की जा रही है, उसका फायदा आम आदमी तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करना जो है वो एक बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं है, इसकी निगरानी जो है वो राज्य सरकारों को भी करनी होगी कि किस तरीके से केंद्र के तमाम बजट का जो है वो निश्चित तौर पर जो है सही तरीके से उसका जो है उपयोग हो सके। तो ये अपने आप में एक चुनौती है
और लेकिन मैं ये कहूंगा कि पूरी तरीके से कि अब जो बजट आ रहा है ये अपने आप में काफी चुनौतीपूर्ण होगा और इसे लेकर के सरकार को ज्यादा गंभीर होना भी चाहिए और सरकार गंभीरता बरतेगी भी, ऐसी मेरी उम्मीद है। क्योंकि अभी लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा है, लोग बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें पाले बैठे हुए हैं। तो ये बजट पेश होने के बाद पता चल पाएगा कि उन उम्मीदों पे सरकार किस तरीके से खरा उतरती है। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, आज से बजट सत्र की शुरुआत तो हो चुकी है, 1 फरवरी को बजट पेश भी किया जाएगा, लेकिन जो देश के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने लोगों की उम्मीदों को और ज़्यादा बढ़ा दिया, आस को और ज़्यादा बढ़ा दिया, ये बात कह करके कि इस बार का बजट इस तरीके का होगा जो 100 सालों में भी आपने नहीं देखा होगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार के लिए इस बार ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस बार सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए सरकार एक ऐसा बजट पेश करे, क्योंकि लगातार एक सवाल मन में खड़ा था कि कुछ खास सेक्टर्स पर फोकस रहेगा सरकार का या फिर हर तबके को खुश करने की कोशिश सरकार करेगी। हालांकि हर आम व्यक्ति, आप चाहे व्यापारी वर्ग की बात करें, मजदूर की बात करें, किसानों की बात करें या एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, सब लोग आशावादी होकर के इस बजट को देख रहे हैं कि जो बजट इस बार का आएगा उससे काफी ज्यादा फायदा लोगों को पहुंचेगा। लेकिन क्या कुछ वाकई में ही खास रहेगा, निर्मला सीतारमण की बात में कितना दम है, ये 1 फरवरी को क्लियर हो पाएगा। और तमाम बड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।